नमस्कार मित्रों, आज मैं हाई कोर्ट के बारे में आपको बताऊंगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि ध्यान से मेरी आवाज़ को सुनते रहें। आप देखेंगे कि वीडियो के अंत तक आपको हाई कोर्ट के बारे में एग्ज़ाम से रिलेटेड लगभग सारी नॉलेज हो जाएगी और आपको ये लंबे समय तक याद भी रहेगी। बशर्ते ध्यान यहाँ ये देना है कि आपको मेरी आवाज़ को बहुत ध्यान से सुनना है। अब हम चर्चा करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट के बारे में हमारे संविधान में अध्याय 5 के भाग 6 में दिया हुआ है। 6 में दिया हुआ, इसमें सबसे पहला अनुच्छेद आता है आर्टिकल 214 यानी 214, जो कहता है कि हर राज्य के लिए क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। यानी जितने राज्य होंगे उनके लिए क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। और वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं और जो सबसे आखिरी में हाई कोर्ट बना वो आंध्र प्रदेश का बना। कहाँ बना? अमरावती में। और ये कब बना? ये बना 1 जनवरी 2019 में। अब हम इसमें देखते हैं, आपने देखा होगा कि कभी कभी 2 राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट होता है, जैसे पंजाब और हरियाणा, इसके लिए एक ही हाई कोर्ट है। ये इसके बारे में दिया गया है अनुच्छेद 231 कि संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी संयुक्त हाई कोर्ट का प्रावधान कर सकती है। लेकिन कौन कानून बनाकर? संसद। किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? 231 यानी 231 में दिया हुआ है। और 230 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 230 में ये दिया हुआ है कि संसद कानून बनाकर किसी भी हाई कोर्ट का विस्तार केंद्र शासित प्रदेशों तक भी कर सकती है। जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट का विस्तार कहाँ तक हुआ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक हुआ है। अभी तक ऐसे 7 हाई कोर्ट हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के उससे बने हुए हैं। कौन कौन से हैं? चंडीगढ़, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर। अब हम आते हैं हाई कोर्ट के गठन पर। इसके बारे में अनुच्छेद 216 में है। 216 में क्या करता है कि पहली बात तो ये है कि यहाँ जितने हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं इनकी संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। इनकी संख्या का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और आर्टिकल 217 किससे रिलेटेड है? यह है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता, पद से हटाने की प्रक्रिया किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। इन सब से निश्चित है। और देखिए यहाँ जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का नियुक्ति होती है ये किस पर होती है? कोलोजियम व्यवस्था पर होती है। किस पर होती है? कोलोजियम। कोलोजियम के बारे में मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में विस्तार से बताया था। आप ना भी हो तो आप उसमें, जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं बता रहा था तो उसमें कोलेजियम के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की थी। जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको कोलेजियम सिस्टम के बारे में बहुत अच्छी समझ हो जाएगी। अब यहाँ के कोलेजियम में क्या है? यहाँ के कोलेजियम में यह है कि जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कोलेजियम था वो, और साथ साथ में क्या होगा, उस हाई कोर्ट के भी 2 न्यायाधीश को शामिल किया जाता है। और यही जो कोलेजियम बना है यही उस हाई कोर्ट के न्यायाधीश का क्या करता है? चुनाव करता है। नियुक्ति से पहले उस राज्य के राज्यपाल से भी विचार विमर्श किया जा सकता है। वैसे नियमता ये है कि किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, और साथ साथ में कौन है? उस हाई कोर्ट के 2 न्यायाधीश और उस राज्य का राज्यपाल। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वर्तमान प्रक्रिया क्या है? कोलेजियम सिस्टम के द्वारा जो न्यायाधीश चुने जाते हैं उन्हें न्यायाधीशों के नाम संस्तुत के लिए भेजे जाते हैं राष्ट्रपति पास, और उनकी जब संस्तुत होती है तो वही उन्हीं को न्यायाधीश बना दिया जाता है। अब हम यहाँ आते हैं योग्यता के बारे में कि एक न्यायाधीश बनने के लिए हाई कोर्ट के क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। पहला योग्यता क्या है? कि वो भारत का नागरिक हो। सबसे पहली योग्यता क्या है? कि वो भारत का नागरिक हो। और दूसरी क्या है? कि उसकी उम्र जो है 62 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 62 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो क्या होती है,
रिटायरमेंट हो जाती है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र कितनी है? 62 ईयर है। और कम से कम किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष तक ये क्या है, न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या किसी हाई कोर्ट में लगभग 10 वर्ष तक क्या है, ये वकील रह चुका हो या अधिवक्ता रह चुका हो। और ज़रूर नहीं कि एक ही हाई कोर्ट में रहा हो सकता है इसका 10 वर्ष जो है 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट को मिलाकर पूरा हो रहा हो, लेकिन ये 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी वकील का काम कर चुका हो। अब हम आते हैं इसकी शपथ पर। ये शपथ किसकी लेता है? ये शपथ लेता है राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेता है। और इसके किस आर्टिकल में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 219 में। और ये शपथ किस चीज़ की लेते हैं? ये संविधान के प्रति निष्ठा और सच्ची श्रद्धा, यहाँ ये महत्वपूर्ण है। क्या है शपथ में? संविधान के प्रति निष्ठा और सच्ची श्रद्धा। इसी के शपथ लेते हैं ये। अब क्या है कि इसके बाद में आता है इनकी सेवानिवृत्ति, जो आर्टिकल किस में दिया हुआ है? 220 में दिया हुआ। आर्टिकल 220 ये कहता है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं नहीं दे सकते हैं। लेकिन बशर्ते ये है कि वहाँ सेवाएं जैसे अगर इनको सेवाएं देना है तो सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं। लेकिन जिस न्यायालय में ये न्यायाधीश रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, वहाँ अधिवक्ता की सेवाएं ये नहीं दे सकते हैं। हाँ, ये है कि जिस न्यायालय में वो न्यायाधीश नहीं बने हैं वहाँ जो मतलब जिस हाई कोर्ट में वो न्यायाधीश नहीं बने वहाँ दे सकते हैं, और साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट में भी दे सकते हैं। लेकिन जिस न्यायालय में या जिस हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हों वहाँ ये अधिवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं नहीं दे सकते हैं। और यहाँ सबसे खास बात है इनका वेतन और भत्ता, ये आर्टिकल 221 में दिया है। यहाँ खास बात यह है कि इनका वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। इनका वेतन कहाँ से दिया जाता है? राज्य के संचित निधि। और देखिए, लेकिन यहाँ इनकी जो पेंशन है वो भारत के संचित निधि से दी जाती है। यहाँ इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। इनका वेतन तो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन पेंशन कहाँ से दी जाती है? ये होती है केंद्र के संचित निधि से दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति न्यायाधीश बना है, न्यायाधीश का ट्रांसफ़र भी होता है। पता लगा एक हाई कोर्ट से वो दूसरे हाई कोर्ट में न्यायाधीश गया। अब जब वो रिटायरमेंट आ रहा है, जब जिस न्यायालय से उनको रिटायर होना है, मान लीजिए वो 5-6 महीने वहाँ रहे। अब पता लगा पेंशन की जिम्मेदारी उसकी आ गई, जबकि उन्होंने क्या है कई हाई कोर्ट में अपनी सेवाएं की है। तो इसमें विवाद हो सकता है, कौन ज़्यादा पेंशन देगा, कौन कम पेंशन देगा। इसलिए इसी विवाद को निपटाने के लिए क्या किया गया है, इनका वेतन तो राज्य के संचित निधि से है, लेकिन इनकी पेंशन कहाँ है? केंद्र के संचित निधि से। और ये जब पद पर हों तो इनमें कोई हानिकारक कटौती नहीं की जा सकती, बशर्ते ये है कि वो वित्तीय आपातकाल न लगा हो। अब इस बात आती है इनके स्थानांतरण की, जो 222 में यानी 222 में दिया है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से विचार विमर्श करके इनका ट्रांसफ़र कर सकता है। वास्तव में ट्रांसफ़र इनका सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने कोलिजियम सिस्टम के अनुसार ही इनका क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। क्योंकि अक्सर एक भारत में यही कोशिश की जा रही है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के कामों को क्या किया जाए, अलग किया जाए। और उसके बाद ये होता है कि कभी कभी न्यायालय में ज़्यादा काम हो जाते हैं। जब ज़्यादा काम हो जाते हैं, न्यायालय के पास उन्हें न्यायाधीश नहीं रहते हैं, तो कुछ अतिरिक्त न्यायाधीशों को भी नियुक्त कर दिया जाता है। इसका प्रावधान किस में दिया है? 224 में दिया है, आर्टिकल 224 में दिया है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से विचार विमर्श करके ऐसे व्यक्ति जो हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हों, ऐसे नहीं कि अरे गरे जिसको चाहा उसको हाई कोर्ट में लाकर बिठा दिया,
2 साल के लिए, 1 साल के लिए, उसमें भी क्या है, उनके अंदर हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता हो, उन्हें 2 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और ये कब होता है, जब हाई कोर्ट पर काम का प्रेशर क्या हो, ज़्यादा हो जाए। अब आते हैं हम इनके क्षेत्राधिकार के बारे में कि उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार या अधिकारिता क्या है। ये दिया हुआ है अनुच्छेद 225 में। इसमें यह है कि इसको रिट जारी करने का अधिकार है। हाई कोर्ट को क्या है, रिट जारी करने का अधिकार है। पहले क्षेत्राधिकार में क्या था, या पहली अधिकारिता क्या है कि ये रिट जारी कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि इनके अधीनस्थ जितने भी न्यायालय हैं सब पर इनका नियंत्रण होता है, यानी अधीनस्थ न्यायालयों पर क्या है, नियंत्रण। ये इनका दूसरा अधिकार है कि अपने अधीनस्थ जितने न्यायालय हैं उन पर इनका क्या होता है, नियंत्रण होता है। और तीसरा क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट भी अभिलेखीय अधिकारिता रखता है। अभिलेखीय अधिकारिता का मतलब ये है इनके जजमेंट को लिखकर सुरक्षित रखा जाता है, और ये आने मतलब इनसे जो अधीन न्यायालय हैं उसमें क्या है, एक नज़ीर का काम करते हैं। स्टेटमेंट जैसे सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट हाई कोर्ट के लिए नज़ीर का काम करते हैं, ऐसे हाई कोर्ट का स्टेटमेंट जो होता है या हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं उससे छोटे अधीनस्थ न्यायालयों के लिए एक नज़ीर का काम करते हैं। और ये इनके पास अपीली क्षेत्राधिकार भी है, यानी कुल मिलाकर अधीनस्थ न्यायालय से लोग हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो इनका एक अधिकार क्या आता है, अपीली अधिकारिता। और एक क्षेत्राधिकार कौन सा है, न्यायिक समीक्षा की अधिकारिता करना, न्यायिक समीक्षा की अधिकारिता। अब यहाँ देखिए इनके क्षेत्राधिकार में क्या क्या है, रिट जारी करना, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अभिलेखीय अधिकारिता, अपीली अधिकारिता या न्यायिक समीक्षा का अधिकार। अब देखिए जो हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति है, ये 5 प्रकार की रिट जारी होती, वही हैवियस कॉर्पस ये सब लेकर 5 प्रकार की, यानी जो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है वही रिटें ये भी 5 प्रकार की जारी करते हैं। इसको विस्तृत जानने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा। अभी आप यहाँ आता है कि आर्टिकल 227 ये क्या है, हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ आने वाले सभी न्यायालयों का अधीक्षण करने का अधिकार रखता है। यानी जितने अधीनस्थ न्यायालय हैं, यानी इनके अधीन आने वाले जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं सबके अधीक्षण का क्या करता है, अधिकार रखता है। और क्या है कि हाई कोर्ट अपने राज्य के सत्र न्यायालयों में चल रहे किसी भी मामले को अपने पास मंगवा लेता है। ये किस आर्टिकल में दिया है, ये आर्टिकल 228 में दिया है। 228 में क्या दिया है कि अगर कोई मुकदमा अब उस किसी अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है और हाई कोर्ट को ये लगता है कि वहाँ चलने योग्य मुकदमा नहीं है, इसमें कुछ संवैधानिक प्रावधान है, तो वो चाहे उस मुकदमे को अपने यहाँ स्थानांतरण कर सकता है, लेकिन हाँ मंगवा सकता है। लेकिन हाँ ये है कि यहाँ ऐसा नहीं कर सकता कि एक अधीनस्थ न्यायालय से उसको दूसरे अधीनस्थ न्यायालय स्थानांतरण नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ अपने पास क्या कर सकता है, वो मंगवा सकता है। अब हम आते हैं राज्यपाल हाई कोर्ट से विचार विमर्श करके ही जिला न्यायाधीश, देखिए जो जिला न्यायाधीश नियुक्त होते हैं ये किसके विचार विमर्श से होते हैं, हाई कोर्ट के विचार विमर्श से होते हैं। या कुल मिलाकर हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है यही जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों को क्या करता है, नियुक्त करता है। और ये दिया किस में है, ये अनुच्छेद 233 में दिया हुआ है। और 234 क्या कहता है, 234 ये कहता है जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायिक सेवा अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय तथा राज्य लोक सेवा आयोग के विचार विमर्श से की जाती है। यानी कुल मिलाकर आपने देखा होगा जुडिशरी की कई परीक्षाएं लोक सेवा आयोग लेता है और उन्हीं से जो जिसका सिलेक्शन होता है उसी को उच्च न्यायालय की सहायता से राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। अब आता है यहाँ ये है कि हाई कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय है, वैसे हाई कोर्ट भी क्या है, अभिलेखीय न्यायालय है। ये आर्टिकल 215 में दिया हुआ है। 215 में क्या दिया हुआ है, हाई कोर्ट भी एक अभिलेखीय न्यायालय है। हाई कोर्ट अपने राज्य में प्राथमिक अपीली न्यायालय भी है। अपने राज्य में क्या है,
प्राथमिक अपीलीय न्यायालय भी है। सुप्रीम कोर्ट की तरह राज्यों में हाई कोर्ट को भी कानून से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। जैसे सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, वैसे हाई कोर्ट को भी क्या है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 229 8